प्रोग्राम जायज़ा के साथ फैज़ान आरिफ हाजिर खिदमत है। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मारूफ कॉलम नवीस जनाब जावेद चौधरी। आपका कॉलम ज़ीरो पॉइंट के नाम से एक तवील मुद्दत से अखबारात में शाया हो रहा है, बल्कि बहुत मकबूल है। इन दिनों वो एक्सप्रेस टेलीविज़न पर सियासी तज्ज़िये का प्रोग्राम कल तक की मेज़बानी भी करते हैं। बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी से MA जर्नलिज्म इन्होंने किया और आबाई ताल्लुक़ इनका लाला मूसा से है। आजकल इस्लामाबाद में मुकीम है, बल्कि इस्लामाबाद को अपना मस्कन बनाए हुए हैं। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ जावेद चौधरी साहब। आगाज़ हम करेंगे पाकिस्तान में जो गुज़श्ता 2 दहाइयों में मीडिया यानी ज़राए इब्लाग की आज़ादी का जो बहुत गलगला है, क्या समझते हैं आप, ये गुज़श्ता दौर की देन है या ये टेक्नोलॉजी उस नहज पे पहुँच गई है कि जहाँ मजबूरन अब इस मीडिया को, इन ज़राए इब्लाग को आज़ादी देनी पड़ रही है? फैज़ान, दो चीज़ें हैं। मीडिया की जो आज़ादी है ना, बेसिकली उसकी एक पूरी हिस्ट्री है। आप देखिए कि उसमें जो जिन जर्नलिस्टों ने पाकिस्तान बनने के बाद कुर्बानियाँ दी और जिस किस्म की जर्नलिज्म पाकिस्तान में होती थी, बड़ी कठिन थी जर्नलिज्म वो। और उसमें ज़ाहिर है हमारी जो सीनियर क्लास थी उन लोगों ने बेतहाशा मेहनत की और उसमें उनकी कुर्बानियाँ भी शामिल थे। पढ़े लिखे लोग थे, अच्छी ख़ानदानों के साथ उनका ताल्लुक़ था। वो इस फील्ड में आए, यहाँ पे पैसे भी नहीं थे और रोज़गार भी इतना अच्छा नहीं था। इस पेशे का इतनी हुर्मत और इसका जो एक आप ये समझे यूफोरिया वो भी नहीं था। तो इतनी अच्छी फील्ड लोगों के लिए नहीं होती थी, लेकिन वो डटे रहे। और फिर जितने मार्शल लॉज लगे इस पाकिस्तान में, जिस किस्म की सोसाइटी के अंदर प्रेशर्स है, उन सब प्रेशर्स को भी बर्दाश्त किया, मार्शल लॉ को भी बर्दाश्त किया। इन्होंने कैद भी काटी, इन्होंने कोड़े भी खाए, बड़ी बड़ी सोबतें इन लोगों ने बर्दाश्त की। लेकिन ये सफ़र जर्नलिज्म का जो जारी रहा, इसी दौरान टेक्नोलॉजी का एक रेवोल्यूशन आया पूरी दुनिया में। पता चला कि एक छोटा सा चिप होता है, वो चिप जब लग जाए तो पूरी दुनिया जो होती है आपकी जेब में आ जाती है और जो कुछ आप बोलना चाहते हैं वो पूरी दुनिया तक रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वो एक जदोजहद जो हमारी सीनियर क्लास ने की जर्नलिज्म में, वो और उसके साथ एक टेक्नोलॉजी आई और ये दोनों चीज़ें जब मर्जर हुआ इनका, तो वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। तो जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, उसमें टेक्नोलॉजी का एक प्रेशर था और दूसरा जर्नलिस्टों का एक प्रेशर जो उनका 60 साल से या आप समझो 55 साल से जो उनकी जदोजहद थी, वो एक ऐसे नुक्ते पर जाकर जमा हुई जहाँ पे सदर परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौर में जर्नलिज्म को ओपन किया और इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई। और इसकी इतनी फोर्स थी कि ये बड़ी तेज़ी से लोगों का लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई। अब ये है कि पाकिस्तान की सोसाइटी जो है उसमें से जर्नलिज्म को, स्पेशली टेलीविज़न की जो जर्नलिज्म है, हम उसको अलग नहीं कर सकते। अब इसने इस सोसाइटी के साथ ही चलना है आगे। ठीक, ये जो हम मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, इसमें कहीं मालकान की कोई मुआशी मजबूरियां भी शामिल होती हैं कि जो आज़ादी हमें मैसर नहीं थी, पीछे कहीं कोई एडवर्टीजमेंट, कहीं इश्तहारात का दबाव होता है सरकार की तरफ से? नहीं, वो डेफिनेटली देखो कमर्शियलिज्म है। और ये मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि दुनिया में आज तक सिर्फ वही चीज़ सर्वाइव कर सकी है जिसके पीछे कमर्शियल इंटरेस्ट था। ठीक, हर वो चीज़ जो चैरिटी पे चलती रही है या वेलफेयर का काम के तौर पे चलती रही है या एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी अगर बन गई और लेकिन उसके पीछे अगर कमर्शियल पोटेंशियल नहीं था तो वो ख़त्म हो गई। ये हिस्ट्री है इंसान की। तो अगर जर्नलिज्म कायम है तो डेफिनेटली उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट भी लोगों के हैं। लेकिन मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि पिछले यानी 2007 के बाद जो जर्नलिज्म पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है, उसमें अब कमर्शियल इंटरेस्ट के बजाय जो पैशन है उसने जगह ले ली है। अब जर्नलिस्ट जो है वो इतना पावरफुल हो चुका है कि अब वो अपने इदारे जो उसको सैलरी देता है उसके कंट्रोल में भी नहीं है। अब वो मासेस के साथ ट्रैवल कर रहा है और मासेस के हार्ट बीट जो है ना उसके साथ साथ उसका सफ़र भी जारी है। वो अपने व्यूअर्स को देखता है या अपने उन रीडर्स को देखता है जो सुबह उठकर अखबार में उसका नाम तलाश करते हैं या उसकी तस्वीर देखना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा खौफनाक फिनोमेना है अगर आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो अब हो सकता है कि जैसे कि शायद गवर्नमेंट तो इन लोगों को अब कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन अब इदारे भी इनको नहीं कंट्रोल कर सकते, वो इदारे जो उनको सैलरी देते हैं। तो ये अपने इदारों से ज़्यादा पावरफुल हो गए जर्नलिस्ट पाकिस्तान में। आपने 90 की दिहाई में आगाज़ किया कॉलम नवीसी का और मुसलसल आपका कॉलम एक ख़ास अंदाज से लोगों तक पहुंचता है और उसमें कहीं आपका लहजा जो है या आपका जो अंदाज़ तहरीर है वो उसमें थकावट महसूस नहीं होती। एक तो ये बहुत कम कॉलम नवीसों के साथ है कि मुसलसल एक टेम्पो को, मुसलसल एक मयार को बरकरार रखे हुए हैं। क्या शुरू में जब आपके कॉलम छपने के लिए जाते थे तो वो रुक जाते थे या कहीं कोई ऐसी पाबंदी थी और अब बड़ी सहूलत से हर चीज़ छप जाती है, ये तब्दीली भी आपने कहीं महसूस की? देखो वो भी होता है फैसान, जब ना वक्त के साथ साथ आप जब पावरफुल हो जाते हो, बेहतर हो जाते हो, अपनी शनाख्त बना लेते हो, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर लेती है, आपकी फील्ड, आपके पेशा आपको कबूल कर लेता है, तो एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि जिसमें आप अपनी मनवा सकते हो। ये बात इस हद तक तो ठीक है। लेकिन मेरे केस में ये हुआ था कि जब मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट की तो मैं आम जो एक जर्नलिस्ट होता है
डेस्क थे, मैंने सब एडिटर के तौर पे मैंने इसको स्टार्ट किया था, और उसके दौरान फिर 5-6 साल में मैं अपनी वहाँ पे जर्नलिज्म को अपनी को स्टैब्लिश किया मैंने इंडस्ट्री में। उसके बाद फिर मैंने कॉलम लिखना शुरू किया। तो डे वन से अल्लाह का बहुत करम है कि मेरे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया है कि मेरे को बहुत बेतहाशा कॉलम्स रुकते भी हैं। ज़ाहिर है एक ऐसा फिनोमेना जिसमें डेफिनेटली मैं समझता हूँ दुनिया के कोई ऐसा कॉलमिस्ट नहीं होगा जिसका कॉलम कभी रुका ना हो, और कोई ऐसा जर्नलिस्ट नहीं होगा जिसकी कोई स्टोरी जो है वो न्यूज़पेपर ने रोकी ना हो। ये एक इस जर्नलिज्म का एक असूल है कि आपके साथ इस किस्म का वक्त भी आता है कि जब आपके ऊपर थोड़े से प्रेशर्स भी होते हैं, लेकिन मेरे केस में कोई बहुत ऐसा खौफनाक प्रेशर नहीं आया, और ना ही ऐसा हुआ है कि कभी कोई 10, 15, 20 दिन तक मुसलसल कॉलम ना छपा हो सकता है कोई एक कॉलम हो जिसके ऊपर रिजर्वेशन हो मेरे अखबार को, लेकिन उससे अगला जो कॉलम होता है वो छप जाता है। शायद यही वजह थी कि मैंने एक नया स्टाइल इसमें डेवलप किया था, क्योंकि मैं ये समझता था जो मेरे सीनियर्स लोग हैं उनके साथ मुझे कंपटीशन के लिए मुझे एक नया तरीका जो होगा ना वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो मैंने एक ऐसा मीडियम इस्तेमाल किया कि जिसमें कॉलम के रुकने के चांसेस कम थे, तो वो सक्सेसफुली चल रहा है बस माशाल्लाह। आपके कॉलम में कहानी का अंदाज बहुत होता है, दानिस्ता आप पेश नज़र रखते हैं ताकि लोगों की दिलचस्पी पहली सतर से शुरू हो जाए और आखिर तक बरकरार रहे। ये स्टाइल है, जानबूझ के करता हूँ ऐसे। आप देखें दुनिया की तमाम जो आसमानी किताबें हैं उसमें सारे सब किताबों के अंदर वाक़यात हैं। ठीक, अब अगर कुरान मजीद को आप पढ़ें तो आप देखेंगे उसमें कि बेतहाशा वाक़यात हैं। आप पहले जो पारा है वहाँ से लेके आखिरी पारे तक चले जाएं, आपको हर किस्म की जो सिविलाइजेशन है और उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके जो किस्से हैं वो आपको उसमें मिलते हैं। बल्कि जब ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब काफिला चलता है ना, तो आपको कुरान मजीद में उनके ऊँटों के गलों में जो बांधी हुई घंटी हैं उनकी आवाज़ें तक आती हैं, या चाहे यूसुफ की आपको ठंडक भी महसूस होती है उसमें। इतनी उसकी डिस्क्रिप्शन होती है माइन्यूट, अगर आपने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ा लें। तो मैं जब ये पढ़ता होता था तो मैं ये सोचता था कि अल्लाह ताला जैसी एक पावरफुल हस्ती जिसकी बलागत जो है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो हर चीज़ को इंसान के दिल के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर सकता है, तो उसको इन वाक़यात का सहारा लेने की क्या ज़रूरत पड़ी। अल्लाह ताला तो सीधा सीधा कह सकता हूँ। 4-5 तो मैसेजेस हैं कुरान मजीद के, बहुत बड़े मैसेजेस नहीं हैं, लेकिन उसको डिस्क्राइब किया अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ वाक़यात के तरीके से मुख्तलिफ फ़िक्रों में। तो वहाँ पे फिर जाकर मुझे महसूस हुआ कि बेसिकली इंसान की फितरत है कि वो वाक़या में इंटरेस्ट लेता है ज़्यादा। बिल्कुल ठीक। तो उसको वर्ड्स जो होते हैं वो याद नहीं रहते। 11 लफ्ज़ों का जो एक फ़िक्रा होता है ना, मैक्सिमम इंसान की हाइट होती है, इससे ज़्यादा याद नहीं रख सकता। उसके लिए उसे कोशिश करनी पड़ती है। 11 अल्फाज का जो फ़िक्रा होगा ना, आप उसको ईजिली हो सकता है कि आप उसको अंडरस्टैंड कर लें, या वो आपके फ़हम में या आपके दिमाग में बैठ जाए। लेकिन उससे जो बड़ा फ़िक्रा होता है, आप उसको हिफ़्ज़ करने के लिए आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। और इंसान जो फ़िक्रात है उनको याद नहीं रख सकता, लेकिन वाक़या उसको पूरा का पूरा जहन में रहता है। आपने अभी भी बचपन की कहानियाँ गुल बकौली की जो पढ़ी होंगी अभी तक आपके जहन में होंगे, जबकि अल्फाज हो सकता है आपने फरामोश कर दिया। तो वहाँ से भी मुझे पता चला कि ये इंसान की नेचर के बड़े करीब है कि आप वाक़े की शक्ल में चीज़ों को बयान करें तो उसकी इब्लाग जो है उसमें इजाफा हो जाता है। वहाँ से फिर मैंने चूज़ किया और डे वन से मैंने जो है कहानी के स्टाइल में कॉलम्स लिखने शुरू किए, जो आज तक लिख रहा हूँ। इदारती सफ़े आजकल बहुत मकबूल हैं, शायद कॉलम बहुत अच्छे लिखे जा रहे हैं और जो कॉलम नवीस हैं उनको तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, और हुक्मरान जो होते हैं वो कॉलम नवीसों से खौफज़दा भी होते हैं। आपके ख़्याल से ये जो कॉलम हैं ये राय आमा पर किस हद तक असरअंदाज होते हैं, और क्या आपके ख़्याल से लिखी हुई चीज़ का असर अब ज़्यादा होता है, या बेहिसी के इस दौर में लिखी हुई चीज़ सुनी पढ़ी देखी और ख़त्म? लिखी हुई चीज़ कभी ज़ाया नहीं जाती है। ये आप जहन में रखें कि जो चीज़ छप जाती है और पब्लिश्ड फॉर्म में होती है उसकी वाकई वैल्यू होती है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपने ख्यालात जो हैं वो बुक की फॉर्म में दिए हैं, छपी हुई शक्ल में दिए हैं सारे। इसका मतलब छपा हुआ लफ्ज़ जो ज़ाया नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा हो या कम हो, उसका अफेक्ट ज़्यादा हो या कम हो, वो कुछ लोगों को अफेक्ट करता हो या बेतहाशा लोगों को अफेक्ट करता हो, इस पे तो डिबेट हो सकती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कभी भी कि जो लफ्ज़ छप गया है उसका अफेक्ट ना हो। किसी न किसी जगह, किसी न किसी कॉर्नर में, किसी न किसी दिल पे, किसी न किसी दिमाग पे वो दस्तक ज़रूर देता है और इंसान उससे मुतासर ज़रूर होता है। कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मुझे तकरीबन 17 साल हो गए हैं कॉलम लिखते हुए। इसमें पूरी एक जनरेशन तैयार हो जाती है। 16 साल बलोगत की जो उम्र होती है, 17 साल से मैं कॉलम लिख रहा हूँ। इसमें देखो ना 2-3 जनरेशन से डेवलप हुई होंगी। कुछ ऐसे होंगे लोग जो मेरी उम्र के होंगे, वो बूढ़े हो गए हैं।
जो बच्चे होंगे वो जवान हो गए होंगे, और इस दौरान बच्चे पैदा भी हुए और वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े होना शुरू हो गए। तो 3 जनरेशन या 4 जनरेशन इनमें 17 सालों में आप देखो कि वो कॉलम के साथ उनका कोई ना कोई राब्ता ज़रूर रहा होगा। उस पे बेशुमार लोगों के जहनों पे अफेक्ट भी हुआ है, ठीक। और उनकी लाइफ में तब्दीलियाँ भी आई हैं। और वो लोग जब मुझे मिलते हैं तो मुझे खुशी भी होती है कि मैंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया लोगों के जहन साजी में। जब आप इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पढ़ रहे थे तो उस वक्त ख्याल था आपके जहन में कि भाई आगे जाके आपने एक कॉलम नवीस के नहीं, तौर पे? फैज़ान नहीं था बिल्कुल। मैं ना असल में आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि मैं जिस ख़ानदान के साथ मेरा ताल्लुक़ है, मैं उस ख़ानदान का पहला बच्चा था जो स्कूल गया था। उससे पहले हमारे ख़ानदान में कोई किसी शख्स ने तालीम हासिल नहीं की थी, ठीक। बल्कि मैं अपने पूरे ख़ानदान का पहला बच्चा। मेरे जो ताया हैं और जो दूसरे रिलेटिव्स थे, उनका कोई बच्चा भी स्कूल नहीं गया था। वो इंसिडेंटली मैं स्कूल चला गया। उसके बाद इंसिडेंटली मैंने ना इत्तफाक़ात थे जिसकी वजह से मैं पढ़ता चला गया, ठीक। और यूनिवर्सिटी में मैं आपके क्लास फ़ेलो हो गया, और मुझे बड़ा प्रिविलेज हासिल है कि मैं आपका क्लास फ़ेलो भी हूँ। तो जर्नलिज्म करने के बाद भी मेरे जहन में कोई ऐसा नहीं था कि मैंने CSS के पेपर दिए थे, और वहीं से फिर मैंने जॉब शुरू कर दी नवाए वक्त लाहौर में। वहीं पे फिर न्यूज़ डेस्क के ऊपर चलना शुरू कर दिया। फिर अचानक मैंने कॉलम लिखना शुरू कर दिया। ठीक। लेकिन उन सारे जो फेजेस थे उसमें एक चीज़ कॉमन थी, वो ये चीज़ थी कि मैं 2 चीज़ें थी जो मैं हमेशा अपने मद्देनज़र रखता था। एक तो मेहनत मैंने कभी ख़त्म नहीं की। मैं समझता था कि एक वाहिद चीज़ है मेरे पास, हथियार है जिससे मैं ज़िंदगी की तमाम तलखियाँ हैं जो या मसाइल हैं उनको हल कर सकता हूँ। तो मेहनत मैंने कभी नहीं छोड़ी किसी कीमत पे भी। दूसरी बात ये थी कि मैंने शिकस्त कभी तस्लीम नहीं की। अच्छा। जो हर वो काम जो लोग ये कहते थे कि तुम नहीं कर सकते, मैं कहता कोई मसला नहीं, करके देखते हैं। ठीक। और फिर वो किया, और अल्लाह ने बड़ा करम किया, उसमें सक्सेस भी मिली। जो कुछ पढ़ा आपने ख़ास तौर पे सहाफ़त में पढ़ाई जाने वाली चीज़ें और तरह की होती हैं, अमली सहाफ़त और तरह की होती है। अब तो आप इतनी मुद्दत से आमिल सहाफ़ी भी हैं, अच्छे कॉलम नवीस भी हैं, टेलीविज़न के प्रोग्राम के मेज़बान भी हैं। ये जो कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, अनगिनत लोग ऐसे हैं जो सहाफ़ी बनना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ये मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं। जो पढ़ाया और असल होने वाला काम, उसमें क्या तफरीक महसूस करते हैं? इस निसाब को तब्दील होना चाहिए या? सिलेबस और प्रैक्टिकल में फ़र्क होता है यार। ये सिर्फ जर्नलिज्म के साथ इसका फिलहाल ताल्लुक नहीं। आप डॉक्टर भी देखो ना, डॉक्टर क्या करते हैं, उनको MBBS में मेडिसिन पढ़ाई जाती हैं, लेकिन साथ उसके बाद वो हाउस जॉब करते हैं। जो इसको प्रैक्टिकल लाइफ के बाद हाउस जॉब जब हो कंप्लीट हो जाती है, फिर उसको डिग्री दी जाती है और ये कहा जाता है कि नो यू आर डॉक्टर। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रैक्टिकल फिनोमेना है किसी भी जो प्रोफेशन का, आप उसको अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि थ्योरी और प्रैक्टिस में कोई ना कहीं कोई फ़र्क ज़रूर होता है, और इंसान जब तक उस फ़र्क में से गुजरे ना, स्विच ओवर नहीं कर सकता किताब से। तो जिस तरह एक डॉक्टर के साथ होता है, सेम इसी तरह जर्नलिज्म में भी है। जर्नलिज्म का एक सिलेबस है जिसमें हमें बेशुमार चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, स्टूडेंट पढ़ जाते हैं, उसको रट भी लेते हैं, याद कर लेते हैं, और इम्तिहानात में नंबर भी बहुत हासिल कर लेते हैं। लेकिन बिल्कुल जिस तरह हाउस जॉब करता है डॉक्टर, इसी तरह जब वो प्रैक्टिकल में एक जर्नलिस्ट आता है ना प्रैक्टिस में, तो उसको बेशुमार नई चीज़ें मिलती हैं सीखने के लिए। तो वहाँ से फिर वो जो अपना मुतालिया होता है उसको वो स्विच ओवर करता है, प्रैक्टिस में लेकर आता है, और उससे वहीं से सीखता है और वहीं से भी जर्नलिस्ट बनता है। एक फ़र्क तो है। मैं इस सिलेबस में एक जिस चीज़ की कमी महसूस करता हूँ वो ये है, मेरा ख्याल ये है कि इस सिलेबस में प्रैक्टिस को, जो प्रैक्टिकल फिनोमेना है, उसको बढ़ाना चाहिए हमें। उसको इतना ज़्यादा कर देना चाहिए कि डे 1 से जब एक स्टूडेंट MA मास कम्युनिकेशन में दाखिला लेता है, तो पहले दिन से उसके जो एक प्रैक्टिकल जर्नलिज्म है वो स्टार्ट होनी चाहिए। अप्रेंटिस के तौर पे कहीं जाए, देखे, कहीं जाए, या इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो कि जहाँ से वो सीख सके। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब 4 साल की डिग्री मुकम्मल करके वो बाहर निकलेगा तो वो एक अच्छा न्यूज़ एंकर बन चुका होगा, एक अच्छा रिपोर्टर बन चुका होगा, एक अच्छा कॉलमिस्ट बन चुका होगा, एक अच्छा सब एडिटर बन चुका होगा। तो उसके पीछे 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, बजाय इसके कि वो 4 साल पहले थ्योरी पढ़े और उसके बाद फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए, तो उसका टाइम बहुत वेस्ट होगा। बिल्कुल ठीक। ये जो कॉलम नवीस हैं या टेलीविज़न के जो अच्छे एंकर्स हैं, उनको बड़ी बड़ी भारी भारी तनख्वाहें और मराद दी जाती हैं, जबकि जो आम डेस्क पे काम करने वाला सब एडिटर है या रिपोर्टर है, उसको इंतहाई मामूली तनख्वाह पे रखा जाता है और वेज बोर्ड तक जो है उससे गुरेज करते हैं मालकान। ये तफरीक क्यों है? यार ये इसमें फैज़ान, मैं इसको तफरीक नहीं समझता। मैं ऑनेस्टली मैं कहूँ कि जब मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट की थी तो मैंने भी उसी लेवल से स्टार्ट किया था जर्नलिज्म में, जैसे हमारे आजकल के नौजवान करते हैं। ये जैसे फ़ौज में होता है ना कि एक लेफ्टिनेंट जनरल बनता है, वो कहते हैं कि उसकी बड़ी पावर है कि जो ही वो मेजर जनरल प्रमोट हुआ तो उसको 2 कनाल का प्लॉट भी मिल गया, 2 करोड़ रुपए का घर भी फ़ौज ने बना के देना है उसको, और इवन वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर
सकता है। C-130 वो किसी वक्त भी मेजर जनरल है, वो पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकता है और बड़ी पावर है उसकी। एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत जो उसको टॉपल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका अगर इसका एवोल्यूशन देखो ना, मेजर जनरल का, लेफ्टिनेंट जनरल का या फुल जनरल का, तो एक सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है फौज में, और वहाँ से वो मार खा के उस चैनल से निकलता तब जाके वो वहाँ पहुँचता है। आप देख लीजिए किस लेवल पे जाके वो पहुँचता है। उसके पीछे एक बड़ी लंबी चौड़ी मेहनत होती है। सेम इसी तरह जर्नलिज्म में होता है। जर्नलिज्म और फौज का जो है ना, आप देखें दोनों इंस्टीट्यूशन आपको सेम नजर आएंगे। इसमें सक्सेसफुल जर्नलिस्ट जो होगा वो पैराशूट से नहीं उतरा होगा, वो नीचे से ग्रास रूट लेवल से निकला होगा और उसने बेशुमार मेहनत की होगी, उसने धूपें भी काटी होंगी, वहाँ पे सर्दियों की रातें भी उसने सड़कों पे गुजारी होंगी और बहुत लो इनकम में उसने गुजारा करके सस्टेन करके ये साबित किया होगा कि मैं एक कमिटेड जर्नलिस्ट हूँ और मेरी ज़िंदगी में मराद भी आई हैं, भूख भी आई है, परेशानियाँ भी आई हैं, खौफ भी आया, दर्द भी आया, लेकिन मैंने इस फील्ड को छोड़ा नहीं है और मैं आगे से आगे चलता चला गया। तब जाके वो एक ऐसा वक्त आता है जब वो एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनता है, एक सक्सेसफुल कॉलमिस्ट बनता है, एक अच्छा रिपोर्टर बनता है या एक अच्छा न्यूज़ एंकर बनता है और या एक पॉलिटिकल एनालिस्ट बनता है उस जर्नलिज्म में जाके 15-20 साल की कोशिश के बाद। जब वो साबित कर देता है तब जाके उसके लिए कामयाबी के, कामरानी के, खुशहाली के दरवाजे खुलते हैं। ये नहीं हो सकता कि पहले दिन से उसकी सैलरी बहुत अच्छी हो। ये पहले भी था और आज भी और ये आने वाले दिनों में भी होगा और ये पूरी दुनिया में होता है। बाकी अगर आप दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं उनकी आप कभी बैकग्राउंड में जाके देखो तो आपको खुद आप अपने आप को उसमें महसूस करोगे कि मेरे अंदर और फलां जो बड़ा जर्नलिस्ट है उसके अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और ये पूरी दुनिया का जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है जिसमें जब आप दाखिल होते हैं तो आपके घुटने छिल जाते हैं। इतनी खौफनाक चीज़ होती है ये और आपने अपनी क्रॉलिंग करके आगे बढ़ना होता है। ये बड़ी संगलाख किस्म की ज़मीन है जिसमें आपने सफ़र करके अपने आप को इस्टेब्लिश करना